हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप। बिल्कुल। हाँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जी बिल्कुल। देखिए, आज हम फिर एक नए जोश के साथ बिल्कुल आपके सामने शामिल हुए हैं। तो एक बार दोबारा से आप सभी का एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 2 है। तो हमने कल बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। इसके सिलेबस, एसएससी का सिलेबस क्या आता है, कैसे है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और भी बहुत सारी हमने बातें की थी, और कि कैसे वेटेज होता है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपके एसएससी में, है ना। और कंप्यूटर क्या है, कैसे आया है, किसने इसका निर्माण किया है, आविष्कार किया है, किसने डेवलप किया है, कौन फादर ऑफ कंप्यूटर है और कौन मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर है। तो कल हमने बहुत सारी बातें की थी। फाइनली हम जो पहुंचे थे वो पहुंचे थे हम अबेकस पे। ठीक है, तो अबेकस पे जब हम थे तो कल हमने अबेकस के बारे में पढ़ा था। बताइए किस किस को पता है अबेकस जो कल मैंने समझाया था, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। बिल्कुल, उससे पहले मैं आपका एक बार कैमरा चेक कर लेती हूँ कि हाँ आपको ठीक से वीडियो दिख रही है, विजिबिलिटी है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी वीडियो चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल क्लियर है सारा कंटेंट आपको। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कल हमने जो अबेकस के बारे में पढ़ा था वो ये था कि अबेकस जो है, अबेकस हमारी कैलकुलेटिंग डिवाइस है। क्या है? कैलकुलेटिंग डिवाइस है। और ये हमारी आई थी 2500 से 3000 वर्ष पूर्व। ठीक है, कल यही बताया गया था आपको। 2500 से 3000 वर्ष पूर्व अबेकस हमारी फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जिसका निर्माण हुआ था। पहले के जमाने में हम क्या करते थे कि हम कैलकुलेशन करते थे। कैलकुलेशन तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, बट पहले कैसे कैलकुलेशन करते थे? हम हेल्प ऑफ स्टिक्स, पेबल्स, स्टोन, इन सब की हेल्प से हम कैलकुलेशन करते थे। किस किस की हेल्प से हम कैलकुलेशन करते थे आप लिख सकते हो। स्टोन्स की हेल्प से करते थे, ठीक है, स्टिक्स की हेल्प से करते थे, पेबल्स की हेल्प से करते थे। तो ऐसे इन सब चीजों की हेल्प से हम पहले कैलकुलेशन करते थे। उसके बाद 2500 से 3000 वर्ष पूर्व हमारे पास अबेकस एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिससे हमारा वर्क इजी हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे इसे फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक। अब आप देख रहे हो जैसे कि ये एक वुडन का फ्रेम है, वुडन फ्रेम है, इसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे बीच में, और इसे इस हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, जो ये आपका ऊपर का पार्ट है, अपर पार्ट अबेकस का, इसे हम, जो अपर पार्ट है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? हेवन। क्या कहते हैं? हेवन। और जो ये आपके अबेकस का लोअर पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? बताइए। अर्थ। ठीक है, ये होता है हमारा अर्थ। और इसमें ये बीच में ये एक वुडन फ्रेम है और इसमें बीच में एक रॉड्स, आयरन रॉड्स लगी हुई हैं। ठीक है, और इन रॉड्स में देखिए ऊपर की साइड में ये हमारे बटन्स हैं, नीचे भी हमारे बटन्स हैं जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन करते हैं। अबेकस की हेल्प से आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हो। आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम डिवीजन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि आप किसी भी किंडरगार्टन स्कूल में चले जाओ या प्लेवे, आप किसी टॉय की शॉप में भी चले जाओ, वहां पे भी आपको अबेकस मिलता ही मिलता है, क्योंकि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है। बच्चे को जो हम सबसे पहले कैलकुलेशन करना सिखाते हैं वो किससे सिखाते हैं? बताइए। अबेकस की हेल्प से ही हम सबसे पहले बच्चे को कैलकुलेशन करना यहाँ पर सिखाते हैं। आगे बात यहाँ तक समझ में सभी को? इसे
इसका जो निर्माण है आधुनिक अबेकस का, इसे किसने किया है? किसने किया है? टिम क्रेनमर ने। किसने किया है? टिम क्रेनमर ने इसको डेवलप किया है और इसे हिंदी अबेकस को हम हिंदी में गिनतारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनतारा। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आपको विजिबल हो रहा होगा। इसे हम हिंदी में गिनतारा भी कहते हैं। आगे बात समझ में इतनी? ये मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो थी नेपियर बोन्स, ठीक है। अब नेपियर बोन्स जो थी हमारी, ये किसने डेवलप की? बताइए। जॉन नेपियर ने। किसने की? जॉन नेपियर ने। जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स बनाई और इन्होंने अपने ही नाम पे इस कैलकुलेटर का नाम रख दिया नेपियर बोन्स, ठीक है। ये एक फ्रेम है, ठीक है। ये एक आप देख पा रहे हो, ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है और इसमें ये वुडन के ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं और हर एक ब्लॉक में नंबर लिखे हुए हैं। आप देख पा रहे होगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। और जो ये इसमें जो ये वुड की है और इसमें जो ये स्ट्रिप्स लगे हैं ये मेटल की हैं, ठीक है। और ये एक रेक्टेंगुलर रॉड है, फ्रेम है। जॉन नेपियर ने 1617 में, कब? 1617 में नेपियर बोन्स का निर्माण किया था। एक बार मैं आपकी वीडियो देख लूं, सही चल रही है कि नहीं। बिल्कुल बेहतरीन वीडियो चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वीडियो में। अब इसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? बताइए। हम इससे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कोई भी डिजिट है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में आता है? बताइए आगे कि नहीं। इसमें आपको बहुत ज्यादा याद रखने की नीड नहीं होती। आप सोचोगे कि मैं इतना सब कुछ कैसे याद रखूंगा, सिंपल रखूंगा या रखूंगी। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है आपको लर्न करने का, सिर्फ इतना लर्न करना है। अच्छा, नेपियर बोन्स आ गई, किसने डेवलप की है? जॉन नेपियर ने। नाम में ऑलरेडी नेपियर आ रहा है, ऑलमोस्ट सबने अपने नेम्स पे ही की है। जिसने नहीं की है वो आप थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा। ईयर आपको किसने इन्वेंट किया है? ईयर ऑफ इन्वेंशन, और उसका क्या यूज है, क्या बेसिक फीचर है, ये आपको लर्न करना जरूरी है। बाकी चीजें आप खुद पे खुद कर लोगे। जब आपके पास आपने मल्टीपल टाइम्स आपने रिवीजन किया होगा तो आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। देखिए, ऐसा नहीं होता कि आपने आज पढ़ा और कल आप ने दोबारा तो वीडियो देखी नहीं और आप एग्जाम देने चले, नहीं। क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले मैं आपसे बार बार हर एक वीडियो में यही कहती हूँ कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरी वीडियो देखिए, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ों की नॉलेज हो, ठीक है। अगर आप बीच बीच में से वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप हमारे साथ बने रहिए और हमारा पूरा यही प्रयास है, पूरी यही कोशिश है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। तो हम बात कर रहे थे नेपियर बोन्स की। इसमें आपको सिर्फ इतना ही लर्न करना है कि ये नेपियर बोन्स जो है ये किसने बनाई है और दूसरा इसका ईयर और इसका क्या यूज है। तो बस ये दो तीन चीजें हैं जो आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। एक चीज और, ये हमारी क्या थी? मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये याद रख लीजिए, लिख लीजिए आप एक बार कहीं पे। लिखा हुआ चीजें कभी भी खराब नहीं जाती हैं। ये मैनुअल, देखिए जो हमारी अबेकस था, हमारा अबेकस में मैंने आपको बताया था कि अबेकस एक मेनली जो हम अबेकस का यूज करते हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं। तो
इसकी इसीलिए नेपियर बोन्स ने कहा कि मेनली तो इसका काम एडिशन सब्ट्रैक्शन करने का है, तो हम एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जिससे कि हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी इजीली हो जाए। तो इसलिए इन्होंने ये डिवाइस बनाई थी नेपियर बोन्स, जिसका यूज हम मल्टीप्लाई और डिवीजन करने में करते हैं। इसके बाद ये हमारी, मैंने आपको बताया कि ये मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इसके बाद मिस्टर ब्लेस पास्कल आए, ठीक है, पास्कलिन कैलकुलेटर लेके। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि पास्कलिन कैलकुलेटर किसने बनाया है, तो यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, ब्लेस पास्कल जी ने ये आपका पास्कलिन कंप्यूटर कैलकुलेटर बनाया था। और ये जो इन्होंने बनाया था ये 1642 में बनाया था। कब बनाया था? 1642 में बनाया था। और ये जो है हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है। हमारा हमारा नेपियर बोन्स क्या था? मैनुअल था। ये क्या है? हमारा मैकेनिकल कंप्यूटर है। ठीक है, ये क्या है? हमारा मैकेनिकल कंप्यूटर है। इसकी हेल्प से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजीली कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लिखते चलिए ताकि आपको याद रहेगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम इससे इजीली कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे एडिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि एडिंग मशीन किसने डेवलप की थी, तो आपको पता होना चाहिए ब्लेस पास्कल जी ने 1642 में एडिंग मशीन का निर्माण किया था। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसे हम मैकेनिकल कंप्यूटर भी कहते हैं और इट इज ऑल्सो नोन एज एडिंग मशीन। आगे यहां तक बात समझ में? बिल्कुल ठीक है। अब हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसे यांत्रिक कैलकुलेटर, यांत्रिक, मैकेनिकल को क्या कहते हैं? यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहते हैं। ठीक है, आ गया यहां तक समझ में? चलिए लिख लीजिए एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें ये देखिए, इसमें गियर का यूज किया गया है। ठीक है, और गियर और व्हील की हेल्प से इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। इसमें यहाँ पे छोटे छोटे नंबर्स लिखे हुए होते हैं जिनकी हेल्प से हमें कैलकुलेशन हमारी इजी होती है, हम इस पे कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पास्कलिन कैलकुलेटर में आप कैलकुलेशन कैसे करते हो, तो आप गियर और व्हील की हेल्प से आप इसमें कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। अब ये आती है हमारी डिफरेंस इंजन। ठीक है, डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन जो है ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी आपकी चार्ल्स बैबेज जी ने। किसने बनाई थी? चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज कौन है? हमने आपको बताया था फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है हमारे? चार्ल्स बैबेज। इन्होंने यहाँ अलग अलग आप जितना भी गूगल करोगे या कहीं पे भी करोगे, आप देखोगे हर जगह अलग अलग आपको मोस्टली ईयर मिलेगा। कहीं 1820 मिलेगा, कहीं 1822 मिलेगा। तो मेन अगर आपको 18 to 1822 के बीच में जो भी ऑप्शंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उसको टिक करोगे। ठीक है, दोनों ऑप्शंस नहीं आएंगे, कोई भी एक ऑप्शन होगा, आप उसे टिक कर सकते हो। ठीक है, अब चार्ल्स बैबेज जी ने जो डिफरेंस इंजन बनाया था, ये अभी तक क्या चीजें हम कर रहे थे? हमने देखा कि सबसे पहले हमने अबेकस लाए। ठीक है, कब लाए? 2500 से 30,000 वर्ष पूर्व। उसके बाद हमारा आया था 1617 में नेपियर बोन्स। देखिए आप ईयर पे देखो कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। 1617 में नेपियर बोन्स आया था। फिर ब्लेस पास्कल, वो मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। फिर ब्लेस पास्कल जी को की लगा कि नहीं, कुछ थोड़ा सा हमें मैकेनिकल करना है, तो इन्होंने क्या किया? 1642 में ये मैकेनिकल कंप्यूटर ले आए कि हाँ थोड़ा सा काम मैनुअली करना है, बाकी आपका सब ऑटोमेटिक होगा। फिर इसके बाद आए चार्ल्स बैबेज जी। इन्होंने क्या किया?
कि 1820 में ये डिफरेंस इंजन का इन्होंने निर्माण किया। ये 1822 में भी ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था, ये आंशिक कंप्लीट था। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आंशिक रूप से ये पूरा नहीं था, सिर्फ मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हो 70-80% इस पे वर्क हुआ था, उसके बाद ये बीच में रुक गया था। पढ़िए, अ डिफरेंस इंजन is an automatic mechanical calculator designed to tabulate polynomial functions. It was designed in the 1820 and was created by Charles Babbage. ये जो आपकी डिफरेंस इंजन मशीन है, ये किससे चलने वाली मशीन है? ये भाप के द्वारा चलने वाली मशीन। किसके द्वारा चलने वाली मशीन है? भाप के द्वारा चलने वाली मशीन है, और ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए वर्क करती है। किसके लिए वर्क करती है? स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये वर्क करती है। ठीक है, मतलब अगर इसका काम है टेबल बनाने का, टैबुलेटिंग फॉर्म में ये वर्क करती है, इसका काम है टेबल बनाना, तो ये एक अपने स्पेसिफिक पर्पस पे ही वर्क करेगी, ये किसी और चीज पे वर्क नहीं करेगी। ठीक है, और मैथमेटिकल टेबल्स को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किस लिए किया जाता है? मैथमेटिकल टेबल्स को ऑटोमेटिक कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बट इसमें क्या है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रोग्राम कंट्रोल नहीं होता है। क्या नहीं होता? कोई भी प्रोग्राम कंट्रोल नहीं है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ नो प्रोग्राम कंट्रोल, ये किसी भी प्रोग्राम को कैलकुलेट नहीं कर पाते। मैंने आपको डिफरेंस इंजन का क्या बताया? डिफरेंस इंजन 1822 में डेवलप हुआ था, चार्ल्स बेबेज जी ने डेवलप किया था। ये ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर है। यह 1822 में भी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ था, सिर्फ 70-80% कंप्लीट हुआ था। भाप के द्वारा इस मशीन को ऑपरेट किया जाता है। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। अगर टैबुलेटिंग फॉर्म टेबल, यानी अगर आपको मैथमेटिकल टेबल्स बनानी है, आपको टेबल्स को ऑटोमेटिक कैलकुलेट करने के लिए आप डिफरेंस इंजन का यूज कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे चार्ल्स बेबेज जी रुके नहीं, इन्होंने क्या किया, फिर इसके बाद एनालिटिकल इंजन बनाया। ठीक है, क्या बनाया? एनालिटिकल इंजन बनाया इन्होंने, और एनालिटिकल इंजन बना इसको फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम दे दिया। इसीलिए इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट ऑटोमेटिक, यहाँ पे आप लिख सकते हो फर्स्ट ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज जी ने बनाया था, इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ये इन्होंने फर्स्ट कैलकुलेटिंग मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया, ये इन्होंने 10 साल बाद बनाया। अब आप देखो 1820 से 1830, यानी कि कितने ईयर का गैप है? 10 ईयर्स का। 10 ईयर्स का गैप है। 10 ईयर्स बाद इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया और इसे डिजाइन किया और लेकर आए। ये भी कंप्लीट नहीं हुआ था एंड तक भी, ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है, क्योंकि पैसों की थोड़ी सी कमी हो गई थी इनके पास, तो इसलिए ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। जो आपका एनालिटिकल इंजन है, ये आपका जनरल पर्पस है, यानी कि आप किसी भी तरीके की आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है इसमें, तो इसके लिए आप एनालिटिकल इंजन का यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसमें प्रोग्राम कंट्रोल होता है। ये सभी तरीके के प्रोग्राम को, सभी तरीके की मैथमेटिकल कैलकुलेशन को अच्छे से कैलकुलेट करता है। जितनी भी आपकी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती है, उन सभी को पे ये वर्क करता है। और जो चार्ल्स बेबेज जी हैं, तो इनकी जो प्रोग्रामिंग थी, जब ये इसमें बनाते कैलकुलेशन करते थे, तो कैलकुलेशन में जो भी प्रोग्रामिंग वर्क होता था वो चार्ल्स बेबेज जी के प्रोग्राम कैलकुलेटर में किसने किया था? एडा लॉवेलेस ने।
ठीक है, अडा लॉवलेस जी ने चार्ल्स बेबेज के कैलकुलेटर में जो भी प्रोग्रामिंग वर्क था वो अडा लॉवलेस जी ने किया था। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं पंच कार्ड्स पे। ठीक है, पंच कार्ड का यूज कैसे हुआ था? Punch card using computers was created by IBM. These were electromechanical devices. These could add, multiply and sort. चलिए यहाँ पे अभी हम आते हैं, उससे पहले मैं आपको हॉलेरिथ इलेक्ट्रिक टैबुलेटिंग सिस्टम के बारे में बताती हूँ, जो कि 1890 में आया था। ये किसने बनाया था? ये हरमन हॉलेरिथ जी ने। ये जो शख्स है जिनकी आप फोटो देख पा रहे हैं, ये कौन है? ये हरमन हॉलेरिथ हैं, जिन्होंने ये हॉलेरिथ इलेक्ट्रिक टैबुलेटिंग मशीन बनाई थी आपकी। ठीक है, कब बनाई थी? 1890 में बनाई थी। इन्होंने मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का यूज किया था, क्योंकि उसमें अपनी तो कोई मेमोरी होती नहीं है उन कंप्यूटर्स में, तो मेमोरी कार्ड नहीं था, तो उन्होंने मेमोरी कार्ड ना होने की वजह से उन्होंने मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का यूज किया था। किसने किया था? हरमन हॉलेरिथ जी जो थे, इन्होंने किया था, जिससे कम समय में डेटा को हम संसाधित करने का कार्य पंच कार्ड के थ्रू, मतलब कि जो भी डेटा है हमारा, उसे हम पंच कार्ड की हेल्प से अपने डेटा को स्टोर कर सकते थे। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? आपको पता आईबीएम अच्छा क्या है ये बताओ। आज के टाइम पे आईबीएम सबसे बड़ी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आईबीएम का फुल फॉर्म बताइए, कौन बताएगा? इंटरनेशनल, लिखते चलिए, ये फुल फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम जो कंपनी है सबसे बड़ी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये, और आज पूरे विश्व में कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी के नाम से जानी जाती है, इंटरनेशनल कंपनी है। और इसका आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था 16 जनवरी 1911 में। कब हुआ था? 16 जनवरी 1911 में हुआ था। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर इसका है आई थिंक न्यूयॉर्क, हाँ न्यूयॉर्क में, यूएसए में, यानी कि इसका हेडक्वार्टर है। आगे यहाँ तक सभी को समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं मार्क 1 पे। किस पे? मार्क 1 पे, बिल्कुल। मार्क 1 जो आया था ये 1939 पे आया था, कंप्लीट हुआ था 1944 में। इन्वेंटर हॉवर्ड एकन इनके इन्वेंटर थे। डेवलपर कौन थे? आईबीएम मशीन थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन ये मशीन थी। ये एक बहुत बड़ी मशीन थी जो मैनुअल प्रोग्रामिंग के थ्रू काम को करती थी। मतलब कि मार्क 1 जो थी ये मैनुअल वर्क ज्यादा करती थी, मैनुअल कैलकुलेशन हमारी करती थी, और ये काफी बड़ी हमारी मशीन थी। मार्क 1 जो था काफी बड़ा हमारा कैलकुलेटर था। आप मान लो जैसे कि एक रेफ्रिजरेटर, ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर का मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे रही हूँ कि ये एक साइज में बहुत बड़ा था, ऐसे काम करता था जैसे आपके स्कूल में कैलकुलेटर, बट बहुत ज्यादा स्लो और साइज में बड़ा था। इससे ज्यादा कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगता था। तो मार्क 1 को प्रोग्रामिंग के लिए किसका यूज करना पड़ता था? मार्क 1 को पंच कार्ड का यूज करना पड़ता था और आपका टेप का यूज करना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि वो बहुत, ये जो मार्क 1 थी ये बहुत धीरे वर्क करती थी, तो इसके लिए इन्हें एक्स्ट्रा डिवाइसेस का यूज करना पड़ता था। डेटा को सेव करने के लिए पंच कार्ड और टेप का यूज करना पड़ता था। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में? जैसे होमवर्क करने के लिए होमवर्क में कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूले लिखते हैं ना, तो इसी तरीके से। ठीक है, अब मार्क 1 ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर और ASCC, आप कहोगे ये क्या है? ये मार्क 1 का ऑफिशियल नाम है। क्या नाम है? ऑफिशियल नेम है। ठीक है, तो मार्क
वन के बारे में हमने क्या पढ़ा? मार्क वन जो है बस जितना मेन टू द पॉइंट आपको पढ़ा रही हूँ, जितना बस आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, इससे ज्यादा इससे हट के यहाँ से कोई सिलेबस में नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो बनेगा सिर्फ यहीं से बनेगा, आपको टू द पॉइंट चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जिससे आपको थोड़ा सा एक दो बार पढ़ोगे, एक दो बार वीडियो देखोगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और सारे आप एजुकेशन एकेडमी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जैसे ही प्लेलिस्ट पे जाओगे, जाने के बाद आप इसमें इसकी सारी प्लेलिस्ट जितनी भी हैं आप देख सकते हो वन बाय वन। तो मार्क वन जो थी ये हमारा मैनुअल कैलकुलेशन डिवाइस थी, और इसका ऑफिशियल नेम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर है। ये स्टार्ट हुआ था 1939 में, कंप्लीट हुआ था 1944 में। इसके इन्वेंटर जो है हावर्ड एकन है, और डेवलप किया था IBM कंपनी में, जो कि अपने आप में ही वर्ल्ड की इंटरनेशनल हमारी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब हम आ जाते हैं ENIAC पे। किस पे? ENIAC पे। ENIAC क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर है। स्टार्ट हुआ था 1943 में, कंप्लीट हुआ था 1945 में। इसके इन्वेंटर जो है वो है जॉन डब्ल्यू हचले एंड जे प्रेस्पाइकर्ट, इसके इन्वेंटर्स हैं, और इनकी पूरी टीम। डेफिनेटली डेवलपर कौन है? यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसवेनिया, ठीक है, ये इसके डेवलपर हैं। ये जो था ये फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्या था? फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये आपका फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, और ये जो है वैक्यूम ट्यूब की तरह इसका यूज किया जाता है। किसकी तरह? वैक्यूम ट्यूब। अभी मैं आपको बताऊंगी कि वैक्यूम ट्यूब क्या है, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब की तरह इसका यूज किया जाता था, जिससे, और ये जो है ये मार्क वन से बहुत फास्ट, ठीक है, बहुत तेजी से वर्क करता था, ठीक है। आगे यहां तक समझ में? जैसे मैं बात करूं, जो बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपके पास एक मशीन है, ठीक है, तो ENIAC को भी एक बड़े रूम में रखा गया था, और ये अपनी पहली बार इलेक्ट्रॉनिक था और उसे फास्ट बनाता था। बट इसके पास भी अपनी कोई भी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं IDVAC क्या है। IDVAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका स्टार्ट हुआ था 1944 में, कंप्लीट हुआ था 1949 में। इन्वेंटर है जॉन वॉन न्यूमैन और इनकी डिजाइन कंपनी, ठीक है, और साथ में इनकी पूरी टीम थी। इसे अर्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अर्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसे अर्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ये जो छोटे छोटे नाम लिखवा रही हूँ, IDVAC में जैसे ENIAC में नहीं था हमारा स्टोर करने की कैपेसिटी, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी थी, ठीक है, ये डेटा को इजीली स्टोर कर सकता था, ठीक है। यहाँ तक इससे पहले जो भी कंप्यूटर थे उसमें डेटा इंस्ट्रक्शंस अलग अलग डिवाइस पर स्टोर करते थे, बट इसमें ये मेमोरी को यूज करके दोनों को ही एक ही जगह पे स्टोर करता है। इसके मेन जो फीचर्स था वो यही था कि ये स्टोरेज, ये प्रोग्राम को अच्छे से स्टोर करता है, बाइनरी सिस्टम का यूज करता है, और किसका यूज करता है? बाइनरी सिस्टम का यूज करता है, और ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है। ठीक है, आ गया यहां तक समझ में? एक बार नोट कर लीजिए आप सभी, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आ जाता है EXAC। अभी हमारे पास EXAC के बाद UNIVAC है, UNIVAC के बाद जनरेशंस पे हम आ जाएंगे, ठीक है। फिर बस 2 स्लाइड्स और हैं इसके बाद। EXAC जल्दी खत्म करते हैं, जिससे कि आप, क्योंकि ये टू द पॉइंट चीजें हैं, ठीक है, ज्यादा इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम।
आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ भी मूव करेंगे। एग्जैक्ट का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये स्टार्ट हुआ था 1947 में और कंप्लीट हुआ था 1949 में। इसके इन्वेंटर हैं सर मॉरिस विल्क्स। ठीक है, ये फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टोर्ड प्रोग्राम है। क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रो स्टोर्ड प्रोग्राम। ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रो स्टोर्ड प्रोग्राम है आपका। और ये जो इसके इन्वेंटर हैं सर मॉरिस विल्क्स, ये कहाँ के, कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हैं, जो कि यूके में। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में? तो ये मेनली साइंटिफिक कैलकुलेशन को, किस चीज के लिए? साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए। साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिवैक कैलकुलेटर। अब ये लास्ट हमारा कैलकुलेटर है। देखिए हम 1946 तक आ चुके हैं। ये हमारा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है जो कि 1946 में स्टार्ट हुआ था, कंप्लीट हुआ था 1951 में। इन्वेंटर इसके जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचले हैं और साथ में इनकी टीम तो इनके साथ रहती ही है। ये स्पेशली बिजनेस या फिर गवर्नमेंट पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था। किस लिए? बिजनेस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था या फिर और साथ ही गवर्नमेंट पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, इसके मेन फीचर्स याद रखिएगा कि ये किस किस के लिए हैं। तो सबसे पहले इसका फीचर है ये स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बताइए ये किस चीज के लिए है? ये इनपुट आउटपुट के लिए है। डेसिमल सिस्टम के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसका यहाँ पे यूज, मेन जो इसके फीचर हैं यूनिवैक के, वो यही है कि ये इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और साथ में ये इसकी स्पीड और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई है। स्पीड और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, फास्ट है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप लिख लीजिए एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, देखिए अब हमने कैलकुलेटर्स पढ़ लिए हैं कि कैसे कैसे ईयर वाइज हमने पूरा, आप एक फ्लो चार्ट बना करके भी, फ्लो चार्ट के रूप में भी आप इसे लर्न कर सकते हैं कि 1 बाय 1 किस तरह के से आपके कौन कौन से ईयर में कौन कौन से इन्वेंशन हुए और कौन कौन से कैलकुलेटर आए और उसके क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट स्लाइड आती है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये हम कल करेंगे। तब तक के लिए आज आपके सारे कैलकुलेटर, सारी कैलकुलेशन डिवाइसेस कंप्लीट हो गई। आप इसे अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक चार्ट बनाइए अपनी नोटबुक में, जैसे मैंने आपको बताया, वीडियो आपने देखी है। चार्ट बनाइए और उस चार्ट में आप ईयर लिखिए, इन्वेंटर का नाम लिखिए और उसके फीचर्स लिखिए। ठीक है, आपको याद रहेगा जब आप खुद से वो चीज, वो फ्लो चार्ट बनाओगे, आपको बहुत अच्छे से चीज याद रहेगी, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, लेक्चर 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।